हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपकी नाम है क्वांटम केमिस्ट्री, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं जिसको अपने, यानी क्वांटम यांत्रिकी से अपने स्टार्ट करने हैं। यूनिट फर्स्ट है। अब बच्चों आपको एक बात बता दूं कि बीएससी फाइनल का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे हमने, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो उसी तरीके से अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक गारंटी देता हूं उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। मतलब मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि 1.5 मार्क्स का, जैसे आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट यानी क्वांटम मैकेनिक्स से अपने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपको सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, यानी जो स्मॉल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर शॉर्ट में देने होते हैं, जैसे कि 1.5 मार्क्स यानी वो 3 मार्क्स के, ये दोनों क्वेश्चन मैं शॉर्ट टाइप में काउंट करता हूं। यानी अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो भी वो शॉर्ट टाइप का है, अगर वो 1.5 मार्क्स का आता है तो भी वो शॉर्ट टाइप का है। सेक्शन ए के अंदर यूनिट फर्स्ट में से टोटल 1.5 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर 1.1 मार्क्स के 1 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल 2 नंबर का यूनिट फर्स्ट से सेक्शन ए में कवर होगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको? सिंपल सी एक बात मैं समझाता हूं कि सेक्शन ए में आपको बताया टोटल आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में क्या आते हैं? टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन जो है बीएससी फाइनल में 1.5 मार्क्स के होते हैं, यानी सेक्शन ए 15 मार्क्स का होता है। जबकि बीएससी बीएड की बात करें तो वहां भी 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 1 मार्क्स के होते हैं, यानी वो 10 टोटल 10 नंबर उनमें से लेने होते हैं, मतलब 10 मार्क्स का हमें कवर करना होता है। तो इसका मतलब यूनिट फर्स्ट से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट फर्स्ट से मतलब 1.5 3 मार्क्स का कवर होगा। यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स, मतलब टोटल 2 मार्क्स हमारे कवर होंगे बीएससी बीए थर्ड ईयर के लिए। और बीएससी फाइनल के लिए यानी बीएससी थर्ड ईयर के लिए नॉर्मल जो बीएससी जो होती है उनमें 3 मार्क्स हमारे कवर होंगे। समझ आई? तो ये होते शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, 1.5 1 मार्क्स। तो ये चलते हैं। उसके अलावा 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे सेक्शन बी के अंदर। कहाँ आएंगे? सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर 3 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही बीएससी बीएड में भी आएंगे। तो इनमें से आपको कोई एक करना होगा, इनमें से कोई आपको एक करना होगा। आपको ध्यान है बच्चों ना, ये इंटरनल चॉइस होती है। तो इसका मतलब यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट टाइप के टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले 2 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में मिलने वाले हैं वो कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको पता है इस बात का। आगे जो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स का। तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट टाइप के। मतलब आपका कितना आपका कवरअप हो गया? आपका कितना कवरअप हो गया? 3 मार्क्स और 3 मार्क्स 6 मार्क्स और 3 टू 5 मार्क्स। 5 मार्क्स तो कवर होते हैं बीएससी बीएड वालों के लिए, और 6 मार्क्स कवर होते हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। उसी तरीके से सेक्शन सी में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का होता है, जो आपको क्वांटम केमिस्ट्री से पक्का मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स से आपको पक्का मिलेगा। तो 5 मार्क्स का वो आएगा और 5 मार्क्स का वो आएगा। तो 5 5 10, तो 11 मार्क्स तो कवर हो गए अपने किसके? बीएससी थर्ड ईयर के लिए। और 10 मार्क्स कवर हो गए अपने बीएससी नॉर्मल थर्ड ईयर के लिए, सॉरी बीएससी बीएड थर्ड ईयर के 10 मार्क्स कवर हो गए इस यूनिट से। और 11 मार्क्स कवर हो गए अपने किसके? बीएससी थर्ड। तो 11 मार्क्स तो है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, नॉर्मल थर्ड ईयर। और जो 10 मार्क्स है वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए कवर अप हो जाएगा। इस तरीके से अपने काम करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं सिर्फ शॉर्ट टाइप के स्टार्ट करने जा रहा हूं। शॉर्ट टाइप का मतलब उसमें मैटर इतना होगा कि वो आपके 3 मार्क्स तक का कवर करेगा। जितना आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख करके आने होते हैं वर्ड्स, जितना मैटर आपको लिख करके आना होता है उतना मैटर मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर वो क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का आ जाता है, 1.5 मार्क्स का आ जाता है, तो वो आपको अपने तरीके से अटेम्प्ट करना है। मतलब मैं आपको मैटर 3 मार्क्स तक का दूंगा। उसके बाद बात आती है कि सर फिर आप ऐसे टाइप में क्या करवाओगे? ऐसे टाइप जो आते हैं, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो निबंधात्मक जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैं क्या करूंगा? उसमें 5 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं। यानी यूनिट फर्स्ट से 1, यूनिट 2 से 1, फिर यूनिट थर्ड से 3 नंबर क्वेश्चन, यूनिट 4 से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, और यूनिट 5 से
एक क्वेश्चन और आएगा। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको ये बात पता है कि पैटर्न अब चेंज हुआ है। पैटर्न में बोला गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम अटेम्प्ट करने हो सकता है। जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेक्शन सी के अंदर आपको 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना था, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो मान के चलो कि 5 में से अगर 5 क्वेश्चन में बताऊंगा तो एक क्वेश्चन तो पक्का मिल ही जाएगा। तो निबंधात्मक की सीरीज, ऐसे टाइप क्वेश्चन की सीरीज मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, फिर यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड, फिर यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। इससे बाहर नहीं आएगा, जो बताऊंगा इससे बाहर नहीं आएगा। तुम्हें पूरा का पूरा पेपर मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। ये पेट है कि ये क्वेश्चन बनते हैं, ये पेट है। ये सारे के सारे मेरी जो इमेजिनेशन पर बेस्ड है, और इमेजिनेशन हमेशा कभी भी रेयर हुआ है कि जो कभी गलत गई हो। ओके, चलें आगे। अब अपने टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इस बार सेक्शन ए में बनने वाला है, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन बनने वाला है, वो बात करने जा रहे हैं। वो आपकी स्क्रीन पे आना शुरू हो रहा है कि व्हाट इज द आइडियल ब्लैक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि व्हाट इज द आइडियल ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कि अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका विकिरण क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा बताओ। ये देखो आपकी स्क्रीन पे एक ब्लैक बॉडी आ रही होगी, एक काले रंग का एक बॉडी आ रही होगी। इसके बारे में डिफाइन करना है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। ब्लैक बॉडी उसको बोला गया है केमिस्ट्री के अंदर, ये जो बोला गया ना कि ब्लैक बॉडी, उसे बोला गया है कि ब्लैक बॉडी में वो क्वालिटी होती है कि सारे के सारे रेडिएशन, जितने भी स्पेक्ट्रम मिलते हैं, जितने भी विकिरणें मिलती हैं, ये सारे विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है ना। अगर मैं एक वन लाइन में डिफाइन करूं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको कृष्णिका। कृष्णिका मतलब ब्लैक कलर की कुछ बॉडी, कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा मटेरियल जो ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसे हाइपोथेटिकल बॉडी की हमने इमेजिनेशन किया हुआ है कि ऐसा हाइपोथेटिकल मटेरियल जो क्या करता है, इक्वली ऑल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है एनी वेवलेंथ, मतलब किसी भी वेवलेंथ पे, किसी भी तरंग दैर्ध्य पर जो सभी विकिरणों को अवशोषित कर ले, वो ब्लैक बॉडी कहलाती है, यानी कृष्णिका कहलाती है। सिंपल सी बात है। तो कृष्णिका एक ऐसे काल्पनिक पिंड को कहा जाता है जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित कर लेता है, और जो अवशोषित करेगा ना, उतने ही जो परफेक्टली तरीके से एब्जॉर्ब करेगा और उतने परफेक्टली तरीके से वो उसको उत्सर्जित भी करेगा, एमिट भी करने का काम भी करेगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई कि ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ब्लैक बॉडी विच मटेरियल, जो हाइपोथेटिकल, मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि वो ऑल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, एनी वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन दे दो उसको, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आफ्टर सम टाइम एब्जॉर्ब करने के बाद आपको पता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो लाइट्स आ रही है, सारी लाइट्स को इंसिडेंट किया जा रहा है, एनी वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ हो उसकी, ये फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको पता है कि जैसे जैसे ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो वही परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, वही एक आदर्श कृष्णिका कहलाएगी, जो सारी विकिरणों को किसी भी तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित कर ले। और आपको पता है कि जब वो अवशोषित करेगा तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से वो अलग अलग लैम्डाज की, अलग अलग वेवलेंथ की, डिफरेंट वेवलेंथ की अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। तो इसका मतलब इसका काम एमिशन का भी होता है, इसका काम एब्जॉर्प्शन का भी होता है। ये परफेक्टली एब्जॉर्ब भी करते हैं और परफेक्टली एमिट भी करते हैं, है ना। ये आदर्श रूप से अवशोषित भी करते हैं और आदर्श रूप से उत्सर्जित भी करते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर आपने समझा तो दिया, लेकिन हम एग्जाम में लिख कर के आए, तो मैंने बच्चों एक पॉइंट टू पॉइंट बात लिखने की कोशिश की है। इससे आपका 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर होगा। अगर ये आया 1.5 मार्क्स का, अगर ये 3 मार्क्स का आया तो भी आपका कवर अप होगा। मैंने 3 मार्क्स के
क्वेश्चन में जितना आंसर लिखना होता है, जितनी वर्ड लिमिट होती है, जितनी शब्द की क्षमता होती है, उतना मैंने काम किया। मतलब मैंने 3 नंबर तक का लिखने की कोशिश की है आपके लिए, है ना। ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ये पक्का है। चलो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फटाफट मैं इसको इलेबोरेट करता हूं और समझाता जाता हूं, ठीक है। मैंने आपको समझा तो दिया, अब आपको सिर्फ इसको नोट्स बनाने हैं। द ऑब्जेक्ट ऑन विच रेडिएशन इज एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आइडियल कृष्णा बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी is known as we read the prefix of radiation, the prefix of radiation, that radiation is incident on an object, it absorbs some parts and transmits some parts, but it does not happen in a black body. If it absorbs the entire radiation incident on its surface, does not reflect anything. ये कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि वो थोड़ा सा पार्ट को एब्जॉर्ब फिर एमिट, फिर थोड़ा सा एब्जॉर्ब फिर एमिट, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी वही है जो कंप्लीटली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये बात बोली है ना। डेफिनेशन क्या बनेगी, देयरफॉर वी कैन से दैट द आइडियल कृष्णा बॉडी, या ये बोल दो आइडियल ब्लैक बॉडी इज द सच एज ब्लैक बॉडी, या ब्लैक बॉडी बोल दो इज such an object that absorb all radiations incident to its surface irrespective of the wavelength of the radiation। मतलब irrespective wavelength, मतलब उसकी wavelength जो मर्जी हो, वो all radiations को, all incident radiations को absorb करेगा ही करेगा। that is called perfect black body, है ना, उसको बोलेंगे अपने। चलिए आगे हिंदी में बात करें कि आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका विकिरण क्या कहलाती है। वह वस्तु जिस पर जब कोई विकिरण आपतित की जाती है तो वह संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता, उस वस्तु को आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। जैसा कि हमने विकिरण की प्रस्तावना में ये बात बताई गई है कि किसी भी वस्तु पर, हमने ये बात पहले हम कर चुके हैं कि विकिरण आपतित होती है तो कुछ भाग अवशोषित होते ही होता है। ये हम बातें पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु पर विकिरण डालेंगे, आपतित करेंगे तो अवशोषित भी होगी, कुछ भाग उसका परावर्तित होगा, कुछ भाग उसका संतरित भी होगा। लेकिन ब्लैक बॉडी में ऐसा नहीं होता, अपना पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित करती है, कुछ भी परावर्तित नहीं करती। अतः हम कह सकते हैं आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका या ब्लैक बॉडी, आदर्श की बात कर रहा हूं, आदर्श ब्लैक बॉडी, हालांकि आदर्श होती नहीं है, आइडियल होती नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस है ये कि ऐसी वस्तु उसके पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, भले ही विकिरण की तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो। ये डेफिनेशन बनती है। ये आपने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और आगे हम बात करते हैं इसके पोस्टुलेशन की, इसके अभिधारणाओं की, इसके सिद्धांतों की बात करते हैं कि ये किस सिद्धांत पर काम करती है। इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ए, अब इसका फॉर्मूला है कि हमने इसको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कितना उसने एब्जॉर्ब किया अपॉन में इंसिडेंट रेडिएशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं, यदि कोई वस्तु उस पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों का अवशोषण कर लेती है, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। पता है हमें अवशोषण गुणांक का मान निकालना है, तो वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा कितनी उसने अवशोषित की है बटा में आपतित विकिरण की मात्रा को लिख दो, तो आप उसके अवशोषण गुणांक यानी ए का मान निकाल सकते हैं। ये साथ साथ बच्चों नोट करते जाओ, ये बातें होती हैं। चले आगे। फर्स्ट पॉइंट, द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज ए इज इक्वल टू 1। मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी, है ना। व्हेन द ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर उसको हीट कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसको आप टेम्परेचर दे रहे हो। अब आपने क्या किया, उसको टेम्परेचर देने शुरू कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इट एमिट ऑल द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। मतलब ब्लैक बॉडी जो होती है ना, उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो सारी रेडिएशंस को, सभी विकिरणों को अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही आपने उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, उसका तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम बाद क्या देखते हो, कुछ समय बाद क्या देखते हो कि वो ना रेडिएशंस को एमिट करना या उत्सर्जित करना स्टार्ट
कर देती है, लेकिन कंडीशन का टेम्परेचर देने पर, तापमान बढ़ाने पर। तो ए गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो गुड एमिटर। जो एक गुड एब्जॉर्बर है ना, जो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का अवशोषण करने वाला है ना, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का उत्सर्जक भी होगा, वो गुड एमिटर भी होगा। ये क्वालिटी होती है ब्लैक बॉडी के अंदर, है ना। तो द प्रोसेस इज कोल्ड रेडिएशन। आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक की वैल्यू A बराबर 1 होती है। जब कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, कंडीशन लगा दी मैंने, उच्च ताप पर गर्म करते हो, क्वालिटी क्या है उसके अंदर, अवशोषण की। लेकिन जैसे ही मैं इसको गर्म करना शुरू करता हूं तो यह अवशोषित सभी विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है। तो अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। एक कहावत बन गई कि अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इस प्रक्रम को अपने क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को कहते हैं विकिरण कहते हैं, या इस फिनोमेना को अपने रेडिएशन बोलते हैं, कि ये एक तरीके का रेडिएशन हो रहा है। चलें आगे। That is the process which heat energy emit from a black body or any other hot object is called radiation। इसको बोलते हैं रेडिएशन होना, विकिरणें निकलना। क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं, है ना, विकिरण निकलना। दिस रेडिएशन क्रिएट्स ए स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी। और जब ये रेडिएशन निकलते हैं ना तो अलग तरीके के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पर, तापमान के अलग अलग मानों पर हमें अलग अलग क्या मिलते हैं, स्पेक्ट्रम मिलते हैं, स्पेक्ट्रम की लाइंस मिलती हैं, अलग अलग रेडिएशंस मिलते हैं, अलग अलग विकिरणें प्राप्त होती हैं। उनके बारे में ग्राफ में बात करेंगे अपने आगे जाकर के। तो ये मिलती है। तो एट सर्टेन टेम्परेचर ए ग्राफ इज ऑब्टेन बिटवीन द एनर्जी एमिशन एंड वेवलेंथ। जैसे जैसे एनर्जी एमिट हो रही है और लैम्डा कितनी लैम्डा की हो रही है, तो अलग अलग लैम्डा पर हमें वैल्यू मिलती है, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग लैम्डा वाली वेवलेंथ वाली डिफरेंट वेवलेंथ वाली हमें क्या मिलते हैं, रेडिएशंस मिलते हैं बच्चों। चलें आगे। आदर्श कृष्णिका से अन्य किसी गर्म वस्तु से उष्मा ऊर्जा जिस प्रक्रम में निकलती है उसे विकिरण कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। ये विकिरण ऊर्जा का एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो कृष्णिका के ताप पर निर्भर करती है। जैसे ताप के मान बदलेंगे वैसे वैसे लैम्डा के मान भी बदलेंगे, वैसे वैसे विकिरण की लैम्डा के मान बदलेंगे, विकिरण की तरंग दैर्ध्य के मान बदलेंगे। आपको एक बात मैंने सिखाई थी कि एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, जितना ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, जितना ज्यादा तापमान निकलेगा, उसकी लैम्डा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ये मैंने रिलेशन समझाया हुआ पहले लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। चलें, तो निश्चित ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के मध्य आरेख प्राप्त होता है। वो क्या होता है, ये होता है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है। देखो तो -18,000 केल्विन पर हमें ब्लू लाइंस मिलती हैं और 8,000 केल्विन पर येलो मिलती हैं और 4,000 केल्विन पे हमें मिलती है रेड मिलता है, स्टार मिलता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू डाउन आ रही है वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बच्चों बात समझ आई, ये रिलेशन होता है, ये होता है रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात। चले आगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स और क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम। इन आरेखों से, इन ग्राफ से हमें कुछ बातें सीखने में मिलती हैं। वो बातें क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो बच्चों, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज नॉट द सेम फॉर ऑल वेवलेंथ एट सर्टेन टेम्परेचर। हमें पता है ये चीज सेम नहीं होती है और ना ही मिली है। किसी निश्चित ताप पर सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता समान नहीं होती। अलग अलग तापमानों पर अलग अलग हमें लैम्डा के मान मिलते हैं। एंड इंक्रीजेज अल्टीमेट टेम्परेचर T डिस्प्लेस द पीक ऑफ कर्व टुवर्ड्स ए लोअर वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन। यानी इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन कहते हैं। यानी परम ताप T में वृद्धि से वक्र का शिखर निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। जो ना जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि लैम्डा की वैल्यू लो होगी और हमें पीक पॉइंट मिल गया। और जो शिफ्टिंग हो रही है, वो लैम्डा की जो शिफ्टिंग हो रही है, ये देखो जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ जो हम पीक मिला है वो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर में मिला है हमें। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, शॉर्टर होगी। तो लैम्डा की वैल्यू शिफ्ट होगी हायर टू
शॉर्टर, यानी ज़्यादा से कम की ओर लैम्डा का मान शिफ्ट हो गया, विस्थापित हो गया। और ये वाली बात बताई थी वीन भाई साहब ने, तो इसे वीन का विस्थापन नियम भी कह दिया गया, इसे वीन का विस्थापन नियम कहा गया, जो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि वीन का विस्थापन नियम क्या होता है। लेकिन इसमें एक बात आ गई, चले आगे। थर्ड पॉइंट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर ए गिवन वेवलेंथ इज एक्कम्पेन्ड बाय ए इंक्रीज इन इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। किसी तरंग दैर्ध्य के ताप में वृद्धि के साथ साथ उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी जो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो भी रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड एट ईच टेम्परेचर इज मैक्सिमम फॉर वन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम। अगर प्रत्येक ताप पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता का मान एक तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्सिमम के लिए अधिकतम होता है ना, जैसे जैसे ताप क्या हो रहा है कि प्रत्येक ताप पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता का मान एक तरंग दैर्ध्य के लैम्डा मैक्सिमम के लिए अधिकतम होता है। चलिए आगे, ये हमने पॉइंट क्लियर किए। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड is the EM directly proportional to TS is called radiation law of Wien। उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता का अधिकतम मान जो होता है वो टी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे ही वीन का विकिरण नियम कहते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी इंटेंसिटी, उसकी रेडिएशंस की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी एनर्जी भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ एमिट होगी, उतनी ही तीव्रता के साथ उत्सर्जित होगी। ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट हुआ। आई होप मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मैंने 3 मार्क्स का कवर करने की कोशिश की है। अगर आप 1.5 मार्क्स का लिखो तो इस मैटर को और थोड़ा सा शॉर्ट कर देना, ज़्यादा हमें नहीं लिख के आना। 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें ज़्यादा नहीं लिख के आना, बस ग्राफ जरूर बना के आना। अगर 3 मार्क्स का हो तो इतना पूरा लिख कर आना। ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके बच्चों, सारी बात समझ में आई। कल अपने मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन करवाऊंगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो छोटे क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ये श्योर है। और बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में मिलेंगे क्यों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में 5 में से कोई 3 नहीं करने, अब 1 करना है। 1 ये पैटर्न आने वाला है, यही पैटर्न लास्ट ईयर हुआ था, यही पैटर्न अभी जो बच्चों ने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया उनमें भी यही पैटर्न आया था कि 5 में से कोई एक क्वेश्चन करो। कोई पेपर आपका 3 घंटे का ना होकर के 2 घंटे का होने वाला है, समझे बात को। तो ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है बच्चों। तो फिजिकल केमिस्ट्री इस तरीके से अपने कवर करते हैं, एमओटी को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने। बाय बच्चों, बस लेक्चर लगाओ और आपका काम कंप्लीट, आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके नोट्स बनाओ, खुद लिखो, जितना ज़्यादा अच्छा बेटर लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये आपका बेनिफिट है। हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।